पटेल प्रहलाद भी। यूक्रेन जंग ने बढ़ाई रूस के पड़ोसियों की चिंता। रूसी हमलों की आशंका में डिफेंस बजट बढ़ाने में जुटे कई देश यूक्रेनी सैनिकों की मदद से नई टेक्नोलॉजी और जंग के नए तौर तरीके सीख रहे हैं नेटो के सैनिक। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सानिका सिंह। जानेंगे जर्मनी और ब्रिटेन की क्या है तैयारी, साथ ही दिखाएंगे थम नहीं रहा गजा में मदद लेने जा रहे फलस्तीनियों पर गोलीबारी का सिलसिला। दक्षिणी गजा के राहत केंद्र के पास इजरायली सेना की गोलीबारी, 27 लोगों की मौत की खबर। रविवार को भी ऐसी घटना में मारे गए थे 31 लोग। पाकिस्तान के कराची की मलीर जेल से कल भागे 216 कैदियों में से 78 को फिर किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी, बताएंगे कराची से ताजा हाल। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। एग्जिट पोल्स में विपक्षी उम्मीदवार ली जे म्यूंग की जीत का अनुमान। दिखाएंगे इस देश ने कैसे तय किया मिलिट्री रूल और निरंकुश शासन से मजबूत लोकतंत्र की मिसाल बनने तक का सफर। और बुलेटिन की शुरुआत अभी की एक बड़ी खबर से। कुछ देर पहले यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने कहा है कि उसके एजेंट्स ने क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया है। क्राइमिया यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने कहा कि पानी में धीरे धीरे करके 1100 किलोग्राम विस्फोटक जमा किया गया और फिर रिमोट से इस धमाके को अंजाम दिया गया। इस काम में कई महीनों का वक्त लगा। और इससे पहले रविवार को रूस के मिलिट्री एयरबेस में यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए थे। इससे एक बार फिर साबित हुआ कि नई टेक्नोलॉजी सेनाओं के काम करने के तरीके को तेजी से बदल रही है। ब्रिटेन की सरकार इसी को देखते हुए डिफेंस रिव्यू करती रही है ताकि सेनाओं को युद्ध के लिए हर तरह से तैयार रखें। अब प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि 12 नई पनडुब्बियों, मिसाइलों और ड्रोन्स पर बड़ी रकम खर्च की जाएगी। $20 अरब से भी ज्यादा की रकम ब्रिटेन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मॉडर्न बनाने पर खर्च होगी। बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील ने रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में नेटो के सैनिकों से बात की और जानना चाहा कि वो जंग के नए हालात के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। शांति की नींद में डूबे यूरोप को यूक्रेन जंग ने झकझोर कर रख दिया है। ये जंग ज्यादा दूर नहीं, यहाँ एस्टोनिया में रूसी सीमा के पास ही देखी जा सकती है। अब जंग का अनुभव रखने वाले यूक्रेनी सैनिक यहाँ नेटो की सेनाओं को ड्रोन से जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एस्टोनिया सीखने को बेताब है। उसे फिक्र है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। हमें आज या कल लड़ना होगा, इसलिए हमें सीखना होगा कि अभी जैसे हालात यूक्रेन में हैं, उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। ब्रिटेन के डिफेंस रिव्यू का मकसद भी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना है। एस्टोनिया में तैनात ब्रितानी सैनिक भी यूक्रेन से सीख रहे हैं। यहाँ इस पोस्ट में टारगेट्स को जल्दी से पहचानने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। यहाँ ड्रोन की लाइव फीड नहीं है, फिर भी उन्हें ड्रोन से बचने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। कई सालों की कटौती के बाद अब वो फिर हरकत में आए हैं। आपको क्या लगता है, आप अभी तैयार हैं या तैयार हो जाएंगे? मुझे लगता है कि हम तैयार होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप अभी तैयार नहीं हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। एस्टोनिया अब जीडीपी का 5% डिफेंस सिस्टम पर खर्च कर रहा है। लिथुआनिया भी ऐसा ही कर रहा है क्योंकि उसकी भी सीमा रूस से लगती है। यहाँ जर्मनी की भी सेना है जो इन देशों के डिफेंस को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। जर्मनी के नए चांसलर चाहते हैं कि उनकी सेना यूरोप की सबसे ताकतवर सेना हो। Germany is now NATO's biggest defense. यूरोप से नेटो के जो सदस्य हैं उनमें डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च अब जर्मनी करता है। उसने हाल ही में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ बाल्टिक में जर्मनी का शक्ति प्रदर्शन उसके इरादों को दिखाता है। ब्रिटेन के साथ साथ अब बाकी यूरोपीय देश भी डिफेंस पर खर्च बढ़ाने लगे हैं। रूस ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी वजह हो सकते हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि 2027 तक वो अपनी जीडीपी का 2.5% डिफेंस पर खर्च करेगा, मगर लिथुआनिया की रक्षा मंत्री ने कहा कि ये नाकाफी है।
2.5. 2.5%। ये तो बीते दौर की बात है। ये नाकाफी है। I think that, हाँ, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी जनरल ने जो फॉर्मूला सुझाया था उसमें 3.5% सीधे तौर पर डिफेंस के लिए और 1.5% डिफेंस से जुड़े खर्च के लिए देने की बात कही गई थी। इतना तो हमें करना चाहिए। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि डिफेंस रिव्यू से सेनाएं आधुनिक होंगी और कम निवेश से हुए नुकसान की भी भरपाई होगी। लेकिन क्या ये काफी होगा? इससे पहले जितने भी डिफेंस रिव्यू किए गए थे उनके बाद जरूरत के मुताबिक निवेश नहीं किया गया था। बीबीसी संवाददाता जोनाथन पील की रिपोर्ट। तो रूस और यूक्रेन जंग ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। और अब बात मिडिल ईस्ट में करीब 1.5 साल से जारी जंग की। गजा में काम कर रहे हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दक्षिणी गजा में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई है, 90 घायल हुए हैं। और यह घटना उस वक्त हुई जब एक एज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास हजारों लोग जमा थे। खान यूनिस में मौजूद नासिर हॉस्पिटल के निदेशक ने बताया कि घायलों और मरने वालों से अस्पताल भर गया है। गजा में सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि मारे और घायल हुए ज़्यादातर लोगों पर टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और क्वाडकॉप्टर ड्रोन से गोलियां चलाई गई थी। इजरायली सेना ने कहा कि गोलियां उन लोगों पर चलाई गई थी जो राहत सामग्री लेने के लिए तय रास्ते के बजाय किसी और जगह से आ रहे थे। उधर इजराइल ने कहा है कि रविवार को जो घटना हुई उसमें फलस्तीनियों पर गोलियां नहीं चलाई। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेट अशर। It is a situation where Palestinians have to go to these aid distribution. राहत के लिए फलस्तीनियों को उन एड डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में जाना पड़ता है जिन्हें अमेरिका और इसराइल चलाते हैं। इसराइल कहता है कि इस सिस्टम से हमास एड को नहीं चुरा पाएगा, लेकिन ये सिस्टम यूएन की तरह फलस्तीनियों के पास जाकर राहत सामग्री नहीं बांटता, बल्कि फलस्तीनियों को एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स तक जाना पड़ता है। उन्हें सुबह उठकर वहां जाना पड़ता है और इसराइली कब्जे वाले खतरनाक इलाके से गुजरना पड़ता है। 3 दिनों में हमें 2 ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फलस्तीनी ऐसा करते हुए मारे गए। Being killed as they were trying to do this. Have you ever seen the magic glasses that can see? और इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां के शहर कराची में मौजूद मलीर जेल से कल रात 216 कैदी फरार हो गए। हालांकि इनमें से 78 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक कैदी की मौत हुई और कुल 3 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। घटना तब हुई थी जब भूकंप के झटके लगे और उसके बाद अफरा तफरी मची। अब जेल के कैसे हालात हैं ये बता रहे हैं कराची से बीबीसी संवाददाता रुहान अहमद। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के जिला मलीर की एक जेल में, जहां से गुज़िश्ता रात 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए थे। ये कैदी किसी मंसूबे के तहत फरार नहीं हुए, बल्कि इनके फरार की वजह बनी कराची में गुज़िश्ता रोज़ महसूस किए जाने वाले ज़लज़ले के झटके। यूं तो कराची में ज़लज़ले के झटके आना कोई बड़ी बात नहीं है और माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 10 से ज़ायद मरतबा ये झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत तो कम थी लेकिन इनका दौरानिया जो है वो वक्फे वक्फे से ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। गहराई कम होने की वजह से ये ज़लज़ले के झटके इन इलाकों में जिनमें लांडी, मलीर, कोरंगी यहाँ महसूस किए गए थे। जेल हुक्काम से हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि ज़लज़लों के झटकों की वजह से कैदियों के अंदर एक खौफ और रास फैल गया था, जिसके सबब वो सारी जगह जमा हो गए और जब उन्हें मौका मिला तो वो जेल का दरवाजा को धक्का देकर बाहर निकले। उनकी तादाद 2000 से ज़ायद थी। ताहम जो फरार हुए थे कैदी, उनकी तादाद 216 बताई जाती है और गुज़िश्ता रात से अब तक जेल हुक्काम के मुताबिक रेंजर्स, एफसी और पुलिस ने 78 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया है। इस जेल में 6000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, जिनमें अफगान और इंडियन शहरी भी शामिल थे। अभी तक ये बात पता नहीं चल सकी है कि क्या यहाँ से फरार होने वाले कैदियों में कोई गैर मुल्की शहरी भी शामिल था या नहीं, लेकिन जेल हुक्काम का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की गफलत नहीं बरती है, बल्कि जो भी हुआ वो खौफ और रास की वजह से हुआ। और जब कैदी यहाँ से भागे हैं, उनको रोकने की कोशिश के अंदर 2 पुलिस एहलकार, 2 एफसी एहलकार भी जख्मी हुए थे, जबकि उस फायरिंग के नतीजे में एक कैदी भी हलाक हुआ है। हुकूमती काम और जेल काम का कहना है कि जो कैदी यहाँ से फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो उनके नॉन एड्रेसेस हैं, जो पते हुकाम के पास उनके मौजूद हैं, वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि उन्हें वापस जेल में लाकर यहाँ पर 4 दीवारी में कैद किया जा सके। दक्षिण कोरिया में हुए स्नैप इलेक्शन के लिए आज वोट डाले गए। वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन एग्जिट पोल्स का अनुमान है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्योंग जीत सकते हैं। सत्ताधारी पीपल पावर पार्टी ने लेबर मिनिस्टर रहे किम मुन सू को उम्मीदवार बनाया था। इन चुनाव में लाखों लोगों ने वोट डाले थे। ये चुनाव राष्ट्रपति यून सुक योल को महाभियोग से हटाए जाने के बाद हुए हैं। उन्होंने देश में तख्ता पलटकर
मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद से देश राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा था। उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी पद से हटना पड़ा क्योंकि उन पर युन सुक योल की मदद का आरोप लगा था। और अब नए राष्ट्रपति पर न सिर्फ देश में राजनीतिक स्थिरता लाने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ और डिफेंस जैसे मसलों पर भी जूझना होगा। एग्जिट पोल्स के बारे में और जानकारी दे रही हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से बीबीसी संवाददाता यूना को। मैं इस वक्त राजधानी सोल में मौजूद हूँ और कुछ ही देर पहले दक्षिण कोरिया के 3 बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने जो एग्जिट पोल करवाए थे उनके नतीजे आ चुके हैं और इनके मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली चे म्यूंग ने अपने प्रतिद्वंदी पीपल पावर पार्टी के किम मून सू से 12% से ज्यादा पॉइंट्स की बढ़त बनाई हुई है। और जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं वो जश्न मनाने लगे, झंडे फहराने लगे और ली के लिए नारेबाजी करने लगे। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि ये असल नतीजे नहीं हैं और एग्जिट पोल से उलट भी नतीजे आ सकते हैं। तो हमें ये देखने के लिए कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कौन बनेगा। और दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देश उत्तर कोरिया में तो कई पीढ़ियों से एक ही परिवार का शासन चला आ रहा है, मगर आज दक्षिण कोरिया की मिसाल मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनावों के लिए दी जाती है। लेकिन इस देश का इतिहास भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इसने भी निरंकुश शासकों और उनके खिलाफ जनता के प्रदर्शनों का दौर देखा है। देखिए बीबीसी की ये स्पेशल रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी में और देशों से कहीं आगे रहने वाले दक्षिण कोरिया के कल्चर का असर पूरी दुनिया में दिखता है। ये देश मजबूत लोकतंत्र की भी मिसाल है, मगर कुछ साल पहले तक ये देश जंग और गरीबी से जूझ रहा था और यहाँ सेना का शासन था। मगर दक्षिण कोरिया एक ही पीढ़ी में मिलिट्री रूल वाले देश से लोकतांत्रिक देश कैसे बन गया? कोरिया पर 1910 से 1945 तक जापान का राज था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो कोरिया आजाद हो गया, मगर आजादी ने देश को बांट भी दिया। कोल्ड वॉर के दौरान ये 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तरी हिस्से के साथ था सोवियत संघ और दक्षिणी हिस्से के साथ था अमेरिका। 1950 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो गईं। 3 साल तक चली जंग में लाखों लोग मारे गए। कोरियन पेनिनसुला बुरी तरह तबाह हो गया। दक्षिण कोरिया जंग से उबरा, वहां चुनाव भी हुए, मगर लोकतंत्र नाम भर का ही था। सिंगमन री 1948 में साउथ कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने थे, मगर धीरे धीरे उनका शासन निरंकुश होता चला गया। वो अपना कार्यकाल बढ़ाते चले गए, मगर बड़े पैमाने पर हुए छात्रों के प्रदर्शनों के बाद 1960 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मगर 1961 में जनरल पाक चुंग ही तख्ता पलटकर सत्ता में आ गए। इसके बाद जो हुआ वो 20वीं सदी के सबसे अहम आर्थिक बदलावों में से एक था। पार्क की अगुवाई में दक्षिण कोरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। The miracle of Hangang River refers to a period from मिरेकल ऑन द हान रिवर उस दौर को कहा जाता है जो 1960 से 1990 के अंत तक चला। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने आर्थिक तरक्की की। speed. इसे मिरेकल ऑफ द हान रिवर यानी हान नदी का चमत्कार कहा गया, मगर इस चमत्कार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तेज आर्थिक विकास के लिए पार्क की सरकार ने मजदूरों से लंबी शिफ्टों में काम करवाया, कम वेतन दिया और ट्रेड यूनियनों पर सख्ती बरती। असहमति को दबा दिया गया। इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन राजनीतिक आजादी कम हो गई। 1979 में पार्क की उनके ही इंटेलिजेंस चीफ ने हत्या कर दी। इस उथल पुथल के बीच एक और जनरल चुन डू हुआन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1980 में जब ग्वांगजू शहर में लोगों ने लोकतंत्र की मांग पर प्रदर्शन किया तो चुन की सरकार ने बर्बर कार्रवाई की। सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार ने शहर को अलग थलग कर दिया और दमन की खबरें दबा दी। The 1987 June uprising is seen as one of the most 1987 के जून में हुआ विद्रोह दक्षिण कोरिया के लोकतांत्रिक इतिहास का अहम मोड़ माना जाता है। करीब 50 लाख लोग लोकतंत्र की मांग के साथ सड़कों पर उतरे, क्योंकि सैन्य शासन ने सही ढंग से चुनाव करवाए बगैर ही नया राष्ट्रपति तय कर दिया था। who would be the next president without
any proper elections. छात्रों, मजदूरों और नेताओं ने देश भर में कई हफ्तों तक प्रदर्शन किए। इस बार भी सरकार को झुकना पड़ा। दक्षिण कोरिया में पहली बार जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से करवाए गए राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया। आज साउथ कोरिया के लोकतंत्र की झलक वहां के विरोध प्रदर्शनों, चुनावों और अदालतों में दिखती है। घोटालों, महाभियोगों और हाल के बड़े राजनीतिक संकट जैसी घटनाओं ने इसका इम्तिहान भी लिया है। I think the challenges that we've seen in जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने दिसंबर में मार्शल लॉ लगाया, तब दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र की चुनौतियां एक बार फिर सामने आ गईं। इस घटना ने उम्र दराज लोगों को पुराने छात्र आंदोलनों की याद दिला दी, जिनमें से कईयों ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र के लिए लंबा सफर तय किया है, लेकिन इसे निष्पक्ष और मजबूत बनाए रखने की जद्दोजहद अब भी जारी है। और अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु समझौते के तहत हर तरह के न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर रोक लगानी होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान को थोड़े स्तर पर एनरिचमेंट की इजाजत दी जा सकती है। दरअसल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना हो या बॉम्ब बनाना हो, यूरेनियम को एनरिच ही करना पड़ता है, लेकिन अलग। प्रशासन का कहना है कि एक शख्स की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। ग्रीक आइलैंड्स और यहां तक कि मिस्र तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे मंगोलिया में प्रधानमंत्री एल ओयून अर्देन ने संसद में विश्वास मत हासिल ना कर पाने पर पद से इस्तीफा दे दिया है। कई हफ्तों तक उनके लाइफस्टाइल और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से युवाओं ने प्रदर्शन किए थे। नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं।